हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने मेंटल पीस पर काम कर रहे होंगे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप मेरी वीडियोस को इतने अच्छे से सुनते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सो टुडेज माय टॉपिक इज नार्सिसिस्टिक हस्बैंड। कैसे होते हैं नार्सिसिस्ट हस्बैंड। अगर आप इस रिश्ते में हैं, पति पत्नी के रिश्ते में, तो कैसे पहचाने कि हस्बैंड नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्टिक हस्बैंड कभी भी अपनी वाइफ को प्यार नहीं करते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ समझौता होता है और यूज करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो नार्सिसिस्ट हस्बैंड हमेशा अपनी वाइफ का यूज करते हैं। देयर इज नो इमोशनल अटैचमेंट, देयर इज नो लव, ओनली यूज होता है। दूसरा पॉइंट है एक्सट्रीम ईगो। नार्सिसिस्टिक हस्बैंड जो होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा ईगो होता है, ईगोइस्टिक होते हैं बहुत ज्यादा। इसी वजह से ये रिश्ता सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि इनका ईगो बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का होता है, इतने आसमान पे चढ़ा होता है कि इनके ईगो की वजह से ये बहुत बार ऐसी गलतियां करते हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए। और इनके अंदर सुप्रीमसी की भावना बहुत ज्यादा होती है। ये अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा होता है। अपने को राजा की तरह रखना चाहते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि ये एक राजा के जैसे हैं और इनके लिए सबको काम करना चाहिए, इनको अटेंशन देना चाहिए और इन्हीं के लिए सभी के जीवन को समर्पण होना चाहिए। तो इस तरह से ये अपने सप्लाई से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, जरूरत से ज्यादा, और ईगो की वजह से इनके रिश्ते टूट जाते हैं। इनकी सुप्रीमसी जो इनके आड़े आ जाती है कि ये किसी से कम नहीं है, ये सबसे आगे हैं, सबसे ऊपर हैं, सुपीरियर हैं, सुपर हीरो हैं और अपने को राजा की श्रेणी में देखते हैं। दूसरा पॉइंट है वैलिडेशन। तो इनको हर समय एक प्रशंसा चाहिए होती है, कि इनको इस तरह की वैलिडेशन चाहिए होती है कि ये समझते हैं कि लोग इनकी प्रशंसा करते रहें, लोग इनके साथ टाइम पास करते रहे, लोग इन्हीं के साथ जो है बातें करते रहें, इन्हीं के बारे में चर्चाएं हो और इनके अलावा दूसरों के जीवन में और कोई सब्जेक्ट ना हो। ये अपने सप्लाई के जीवन में एक सब्जेक्ट बनना चाहते हैं, जिसके बारे में हमेशा चर्चा हो, जिसकी प्रशंसा हो, जिसको हमेशा अटेंशन मिलती रहे। इस तरह से नार्सिसिस्ट हस्बैंड हमेशा अपनी वाइफ को एज अ सप्लाई यूज करते हैं फॉर अ होल लाइफ टाइम। और तीसरा चौथा पॉइंट है कि नार्सिसिस्ट हस्बैंड में एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती, इनके अंदर दया की कोई भावना नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट है और हस्बैंड है तो उसको अपनी वाइफ से बिल्कुल भी सिंपैथी, बिल्कुल भी दया नहीं होगी। आपके दुख तकलीफ को वो टाल मटोल कर देंगे, कोई भी उसमें इमोशन नहीं होगा। आप कभी भी हस्बैंड को अपनी तकलीफ बताओगे तो वहां पर वो टाल मटोल कर देंगे और उस समय को जाने देंगे और खामोश हो जाएंगे। आपके तकलीफ में इनको कोई भी एक इमोशन फील नहीं होगा कि आपको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, और उस वजह से फिर ये जो है अपने आप को उस जगह से ही दूर कर देंगे कि कहीं इनको आपकी तकलीफ ना सुननी पड़ जाए। तो इस तरह से इनके अंदर इमोशंस नहीं होंगे। अगर आप एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के सप्लाई हो तो आप को हमेशा अंदर से ऐसा ड्रेन फील होगा कि आपकी तकलीफ को कोई नहीं सुनता। जब भी आप अपने हस्बैंड को अपनी कोई परेशानी बताओगे, अपना दुख बताओगे, तो वो टाल मटोल कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, उस जगह से चले जाएंगे और आपकी सुनेंगे ही नहीं। तो आपको ऐसा लगेगा, कई बार आपको ऐसा फील होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, आपके दुख तकलीफ में भी उसको कोई परवाह नहीं है, जबकि आप अपना 100% वहां पे दे रहे होते हो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति से आपको 0% भी रिटर्न नहीं मिलता है। तो वहां पर आपको इस चीज का रियलाइज होगा, क्योंकि आप वहां पे हर्ट होते हो। तो इस तरह से जब भी आपको तकलीफ होगी, आप सिर्फ यही उम्मीद करोगे कि सामने वाला व्यक्ति, आपका हस्बैंड, आपको पूछ ले, लेकिन वो आपसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आप हर्ट होते हो और इसी में उसको खुशी मिलती है। आपकी पीड़ा में, आपकी तकलीफ में उसको खुशी का अनुभव होता है। और जब भी आप ऐसे लोगों को, ऐसे हस्बैंड को, अगर कोई वाइफ एज ए सप्लाई अगर अपना दुख बताएगी तो चिढ़ जाते हैं, उनके अंदर एक जलन सी क्रिएट हो जाती है कि क्यों ये व्यक्ति मुझे अपनी तकलीफ बता रहा है, क्यों ये व्यक्ति अपने आपको 100% मेरे लिए समर्पण नहीं कर रहा है, क्यों ये व्यक्ति अपनी परेशानियों को, क्योंकि ये लोग परेशानी नहीं सुन सकते, ये परेशानी देना जानते हैं, परेशानी को कम करना नहीं जानते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ब्लेम शिफ्टिंग।
तो जब भी आप नार्सिसिस्ट हस्बैंड के साथ होते हो और आप किसी चीज के लिए कोई शिकायत करोगे तो वहां पर ये ब्लेम शिफ्टिंग कर देंगे। और आप जब इनसे कोई शिकायत करते हो या कोई चीज की डिमांड करते हो, कोई चीज इनको बताते हो यहाँ पर गलत है, ये गलत है, तो वहां पर वो इस तरीके से ब्लेम शिफ्टिंग कर देंगे कि वो सारी गलतियों के कसूरवार आपको ठहरा देंगे और आपको फिर लगने लगेगा कि आप ही कसूरवार हो। तो इस तरीके से ये ब्लेम शिफ्टिंग टेक्निक को यूज करके आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि इनकी गलती होने के बाद भी आप इनको गलत नहीं ठहरा पाते हो और अपने आप में ही गलतियां ढूंढने लगते हो। तो नार्सिसिस्ट हस्बैंड बहुत बड़े मैनिपुलेटर होते हैं, ये आपके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं, आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। 6 पॉइंट सेल्फ डाउट। तो सेल्फ डाउट कैसे क्रिएट करते हैं कि आपको आप ही की नजरों में इतना गिरा देते हैं कि आप ऐसे हो, आपको आप ही के अंदर डाउट करने पे मजबूर कर देते हैं कि आप ऐसे हो, आपको बार बार आपकी प्रशंसा की बजाय आपकी बार बार वहां पे अपमान किया जाएगा। आप अच्छा काम करोगे तो उसका आपको कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा और आपकी अगर एक भी गलती होगी तो उसके लिए आपको होल लाइफ टाइम सुनाया जाएगा। और इस तरह से आपको बार बार मैनिपुलेशन करके आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको कुछ समय बाद लगने लगेगा कि शायद मैं ही गलती हूं, मेरे से कहां गलती हो रही है। आपको हमेशा सेल्फ डाउट होने लगेगा, आप अपने ऊपर ही डाउट करने लगोगे और आपको लगने लगेगा कि शायद आप ही से गलती हो गई है, आप चीजों को नहीं संभाल पा रहे हो, आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हो, शायद आप ही में गलती है। तो आप अपने अंदर ही डाउट करने लगते हो, अपने अंदर ही कुछ चीजों को ढूंढने लगते हो जो कि आप गलत नहीं होते हो, लेकिन आपको जबरदस्ती का आपके माइंड को मैनिपुलेट करके आपके ऊपर सेल्फ डाउट डाला जाता है। तो आप जीवन भर अपने अंदर ही कमियां, अपने अंदर ही गलतियां निकालने में, ढूंढने में रहते हो और नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपकी इन्हीं कमजोरियों का ऐसे फायदा उठाने लगते हैं, आपको कमजोर बनाकर आपका यूज करते हैं फॉर अ होल लाइफ टाइम विदाउट एनी इमोशन, बिना किसी इमोशन के। और आप एक उस प्रशंसा के खातिर, उस खुशी के खातिर कि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको लव बॉम्बिंग करता है, जब आप उसके हाथ से जाने लगते हो तो उस चीज को आपके दिमाग में बैठा दिया जाता है कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, जबकि दैट इज अ टूल। वो इस तरह का टूल होता है कि जब आप उनके हाथ से निकलने लगते हो तो वो आपको दोबारा से ट्रैप करने के लिए दे यूज दिस टाइप ऑफ टूल। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज आपको कंडीशनल लव किया जाता है। Whenever they want love, जब इनको जरूरत होती है किसी चीज की, इमोशन की, सिंपैथी की और आपके सहानुभूति की या फिर आपके सपोर्ट की जरूरत होती है, तो वहां पर ऐसे लोग आपको कंडीशनल लव देते हैं जिससे कि ये आपको जताया जा सके, आपको विश्वास दिलाया जा सके दैट द नार्सिसिस्टिक पर्सन रियली लव्स यू। लेकिन वो आपको रियल में लव नहीं करते हैं, बिकॉज देयर इज नो इमोशन, देयर इज नो लव, देयर इज नो हार्ट। इन लोगों के अंदर ना तो दिल होता है और ना ही दिमाग होता है, क्योंकि ये लोग मंद बुद्धि प्रकार के होते हैं। इनकी बुद्धि सिर्फ अपने तक ही सीमित होती है कि कैसे किस व्यक्ति का कहां पर किस तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए। तो इस तरह से ये अपने सप्लाई को अपने घर के लोगों का ही इस्तेमाल कर करके उनको खोखला कर देते हैं और आपको कंडीशनल लव दे देकर आपके दिमाग में डाल दिया जाता है कि ये आपको प्यार करते हैं, लेकिन आपको वो कंडीशन नहीं दिखाई देती है। वहां पर आपको नार्सिसिस्ट का प्यार दिखता है, लेकिन वो किस कंडीशन में आपको लव कर रहा है, प्यार कर रहा है या फिर आपके साथ है, तो वो आप भूल जाते हो, क्योंकि आपका दिमाग पहले से ही इस तरीके का मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति होल लाइफ टाइम बिना दिमाग के और बिना दिल के इस तरीके से अपने सप्लाई को यूज करते रहते हैं। इस तरह के मंद बुद्धि होते हैं नार्सिसिस्ट लोग कि जिस परिवार में रहते उस परिवार को खोखला कर देते हैं। जो व्यक्ति इनसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा उसको हमेशा ये लोग धोखा देंगे, लास्ट में उन्हीं को ये लोग ड्रेन करेंगे। तो इस तरह से मंद बुद्धि कहना इनको इसलिए जरूरी है कि ये समाज में अपने आप को बहुत ऊपर शो करते हैं, समाज के लोगों को खुश करते हैं, अपने फ्लाइंग मंकीज को खुश करते हैं। जो बाहर के लोग हैं उनको खुश करने के लिए अगर इनको अपने घर को बर्बाद करना पड़े, अपनी फैमिली को बर्बाद करना पड़े, अपने घर को उजाड़ना पड़े, तो ये अपने आप को
बाहर के समाज में शो ऑफ करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, अपने घर को, परिवार को, अपने पैसे को, सबको खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से जो नार्सिसिस्टिक हस्बैंड है वो अपने बच्चों तक की उनको कोई फिक्र नहीं होती है, अपने बच्चों तक के बारे में नहीं सोचते, बिकॉज दे यूज देयर चिल्ड्रन एज ए टूल। तो वो अपने सप्लाई के खिलाफ अपने चिल्ड्रन को भी यूज करते हैं, जिससे कि उनके सप्लाई पे एक प्रेशर बनाया जा सके और बच्चों को उसके अगेंस्ट यूज किया जा सके। तो एज ए टूल दे यूज देयर चिल्ड्रन। तो इस तरह से जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है, जो हस्बैंड के किरदार में है, वो कभी ना तो किसी का हस्बैंड हो सकता है, ना किसी का पिता हो सकता है, ना किसी का पुत्र हो सकता है, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक नार्सिसिस्टिक रहता है। जब तक वो अपने इस आइडेंटिटी को अपने अंदर छुपा के बैठता है, तब तक वो एक नार्सिसिस्ट रहता है। लेकिन नार्सिसिस्ट व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी इस पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है अपने बलबूते पे, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज अ नार्सिसिस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा हिडन पर्सनालिटी होते हैं, इनकी सोल ही डेड होती है, इनकी सोल ही डेविल की होती है, और इस तरह से इनकी सोल एक मरी हुई होती है, जिसके अंदर सिंपैथी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं होती, बिल्कुल भी दया नहीं होती है, करुणा दया इन लोगों से बहुत दूर होता है। और इस तरह से ये अपने सप्लाई को, अगर कोई नार्सिसिस्टिक हस्बैंड है तो उस वाइफ की लाइफ को ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि उस सप्लाई को फिर लाइफ में उठ पाना बहुत मुश्किल होता है, स्टैंड ले पाना बहुत मुश्किल होता है, या तो फिर वो सप्लाई खुद ही समाप्त हो जाते हैं, या नार्सिसिस्ट के द्वारा धीरे धीरे एक पॉइजन की तरह शरीर में, आत्मा में, दिमाग में इस तरीके से फैल जाते हैं कि व्यक्ति अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है। और इस तरह का खोखला हो जाता है कि समाज में लोगों को दिखाई देगा कि ये सप्लाई जो ये सही है, लेकिन वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खोखला हो रहा होता है। तो इस तरह से नार्सिसिस्टिक हस्बैंड कभी भी एक परफेक्ट हस्बैंड नहीं हो सकता है, और कभी भी एक परफेक्ट फादर भी नहीं हो सकता है। तो नार्सिसिस्टिक हस्बैंड कभी भी किसी को प्यार नहीं कर सकता है। नार्सिसिस्टिक लोग सिर्फ प्यार करते हैं कंडीशनली, देयर इज अ कंडीशन बिहाइंड देयर लव। इनके प्यार के पीछे एक ऐसी कंडीशन छुपी होती है जिसमें ये प्यार का दिखावा करके अपने दूसरे ड्रामा के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। दे ऑलवेज प्रिपेयर यू फॉर देयर नेक्स्ट ड्रामा, जिससे कि ये दूसरे ड्रामा को क्रिएट किया कर सके। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट लोग बहुत ज्यादा कामचोर होते हैं, कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाते हैं, कभी भी कुछ भी इनको काम दो तो वहां से ये लोग भाग जाते हैं, कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाते। तो इस तरह से नार्सिसिस्टिक व्यक्ति अपने घर के प्रति कभी भी समर्पण नहीं होता है, जिस घर में रहता है उसी घर को खोखला कर देता है। जो लोग उसको सबसे ज्यादा अटेंशन देते हैं, सबसे ज्यादा प्यार देते हैं, तो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति उसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा आहत करता है, खत्म ही कर देता है, उसी घर को खा जाता है, उसी परिवार को खा जाता है जहां उसको इतना ज्यादा सपोर्ट और उसकी टॉक्सिसिटी को झेला जाता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को मंद बुद्धि कहना भी जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने ही परिवार को उजाड़े, जिसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो व्यक्ति जो उसकी टॉक्सिसिटी को झेल रहा है, उसके लाइफ का पार्टनर है, अगर वो उसी को खत्म करने पे लगा पड़ा है, तो वो व्यक्ति मेंटली सिक है, मंद बुद्धि है, जिसके अंदर दिमाग विकसित नहीं हुआ है। शरीर तो विकसित हो गया है, लेकिन उसके जो दिमाग का स्तर है, उसकी जो बुद्धि का स्तर है, वो छोटा ही रह गया। इसी वजह से जिम्मेदारियां पड़ते ही ये लोग भाग जाते हैं। आपकी दुख तकलीफ को सुनते ही इनको चिढ़ मचती है, क्योंकि इनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि दूसरे का दुख दूर कर सके। आए दूसरे को दुख देने के लिए, आए दूसरे को तोड़ने के लिए हैं, क्योंकि इनको अपना कर्म क्रिएट करना होता है। तो ये लोग इस तरह के डेविल सोल होते हैं, जिनको लाइफ में आगे चलकर बहुत ही एक बुरा फेस सहन करना पड़ता है, क्योंकि जीवन भर जब ये इस तरीके का माइंड गेम खेलते हैं और किसी के जीवन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो समय दूर नहीं होता है जब प्रकृति इनके ऊपर वो सारी चीजें बैकफायर करती हैं, और स्लोली स्लोली इनको भी उस पॉइजन की तरह इन देयर ओल्ड एज
जब ये ओल्ड एज में आते हैं तो इनको वो सारी चीजें एक पॉइजन की तरह सहन करनी पड़ती है व्हेन दे अलोन, क्योंकि ये एक सप्लाई को तो स्ट्रांग बना देते हैं, और स्पेशली व्हेन द सप्लाई इज अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो वो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से थ्रू बहुत ज्यादा आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर सप्लाई एज अ वाइफ अगर वीक है, स्पिरिचुअल नहीं है और डिटर्मिनेशन पावर बहुत ज्यादा कम है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अपनी लाइफ को खो देते हैं, खुद ही अपने को खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी को झेल पाना हर किसी के बस की नहीं होती है। जब आप उस रिश्ते में जुड़े रहते हो, जब आप उस रिश्ते से निकल जाते हो, तभी आप अपने आप को सेव करते हो। अदरवाइज इस रिश्ते में रहने के बावजूद अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाना इट इज वेरी डिफिकल्ट, नामुमकिन ही होता है। इसीलिए रिश्ता चाहे कोई भी हो, इफ द पर्सन इज नार्सिसिस्टिक, ट्राई टू मेंटेन डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी रिश्ता हो अगर नार्सिसिस्ट है तो आप उसमें एक साथ रह के, एक ही छत के नीचे रह के, क्लोज रह के अपने जीवन को नहीं सेव कर सकते। यू विल फील ऑलवेज अनसेफ। अगर आप सेफ फील भी करोगे देन योर एनर्जी विल ड्रेन एट एवरी मोमेंट। हर पल पल आप देखोगे कि आपकी जो ऊर्जा है वो खत्म हो रही है, आपको नेगेटिविटी फील होगी, यू विल फील नेगेटिविटी, क्योंकि एनर्जी वैम्पायर लोग होते हैं तो आपकी एनर्जी को हमेशा खत्म करते रहेंगे, रुकावटें डाल के, आपको डिस्ट्रॉय करके, आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करके, आपके फिजिकली आप पर अब्यूज करके, वर्बली आप पे अब्यूज करके। एवरीवेयर नार्सिसिस्ट पीपल ट्राई टू डिस्ट्रॉय यू, हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश करते। तो इसीलिए अगर व्यक्ति नार्सिसिस्टिक रिश्ते में है और किसी भी रिश्ते में है, हस्बैंड वाइफ कोई भी रिश्ता, तो आपको स्टेप लेने की जरूरत है। नीड टू डिटैच योरसेल्फ एंड मेक डिस्टेंस, तभी आप इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हो, इस टॉक्सिसिटी से अपने आप को सेव कर सकते हो। थैंक यू गाइस।